हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में जो पिछली बार 2017 में पटवारी के एग्ज़ाम हुए थे, उस एग्ज़ामों में दोस्तों जो 11 दिसंबर 2017 शिफ्ट 1 के पेपर में जो मैथ सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए थे, 20 क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। दोस्तों, अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि इन्हें देखकर आपको अंदाज़ा लग जाता है कि आपको किस तरह से इसकी तैयारी करनी है, और साथ ही में इसमें किस किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चंस पिछली बार पूछे गए थे, जिससे कि आप अपनी इस आने वाली एग्ज़ाम की जो पटवारी का एग्ज़ाम है, आने वाला है, वेटिंग में है, तो उसकी आप प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छे से मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना, क्योंकि मैं दोस्तों इस चैनल पर कई इंपॉर्टेंट वीडियो लाता रहूँगा। और साथ ही में जो सीरीज चालू की है मैथ के, जो 20 क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं पटवारी के जो पिछली बार एग्जाम हुए थे उनके, तो यहाँ पर इसके दोस्तों करीब 39 एग्ज़ाम हुए थे 2017 में, तो हम सभी को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यह लगभग मेरी 5वीं वीडियो है। इससे पहले मैंने 4 पेपर के सॉल्व क्वेश्चन और की वीडियो मैंने यहाँ पर अपनी चैनल पर अपलोड की हुई है। अगर आपने वह नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है प्लेलिस्ट का, आप वह वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों 21वां, यानी कि पहला क्वेश्चन है हमारे सामने। एक वस्तु को अंकित मूल्य के 2/5 पर बेचने से 25% की हानि होती है, तो वस्तु के अंकित मूल्य का उसके क्रय मूल्य से संबंधित रेशियो क्या होगा। तो चलिए मान लेते हैं कि अंकित मूल्य वस्तु का है जो है एक्स। अंकित मूल्य का 2/5 पर बेचने पर क्या होता है, उसे 25% की हानि होती है। तो मान लेते हैं हम क्रय मूल्य बाय है, ठीक है। अब बोल रहा है कि 25% की हानि होती है। दोस्तों, एक तरह से है बोला जा रहा है कि जो 25% की हानि होती है, तो देखा जाए तो क्या होता है, क्रय मूल्य पूरा मान लीजिए 100 है, अगर हानि इसमें 25% की होगी तो क्रय मूल्य कितना रह जाएगा, 75, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि जो क्रय मूल्य है क्या हो जाएगा, 75%। अब इसे हम कैंसिल कर देंगे, 25 या 75, 25 को 100 या 4 बार में, ठीक है। और अब इसको हम यहाँ पर लेके आएंगे एक्स वाई, तो यह हो जाएगा 3/4 इंटू यहाँ पर ये अपोजिट में, और इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा 15/8। यह रेशियो इसका आ जाएगा, यही इसका आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक धनराशि को ए बी और सी के बीच 7/6/12 के अनुपात में वितरित किया जाता है, यानी कि बांटा जाता है। यदि ए और बी साथ में सी से यदि ए और बी दोनों साथ में सी से 50 अधिक प्राप्त करते हैं, तो ए द्वारा प्राप्त धनराशि क्या थी। तो यहाँ पर हम क्या दिया गया है, ए बी और सी, इनका रेशियो कितना है, 7/6/12, ठीक है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि मान लीजिए इसे हम मान लेते हैं 7x, इसे कर देते हैं 6x और इसे 12x। अब बोलते हैं ये कि दोनों जो हैं ए और बी साथ में सी से 50 अधिक प्राप्त करती हैं, तो अगर इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13x, ठीक है। किससे कराएंगे 50 प्राप्त, तो यह कराएंगे सी से, बराबर में 50, यह 12x, 50 प्लस 12x। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो एक्स 13 में से 12 चला जाएगा तो एक्स अकेला बचेगा, और जो एक्स की वैल्यू हो जाएगी वह 50 आ जाएगी, ठीक है। अब पूछा गया है यहाँ पर ए द्वारा प्राप्त धनराशि कौन सी है, तो ए 7 है, 7x, तो ए 7 × 50, तो ये हो जाएगी 350, वह इसकी धनराशि होगी, यही इसका आंसर है, 350 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि निम्न 6 संख्याओं 44 पूरी संख्या दी गई हैं, इनका औसत ए है, तो ए का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हमसे औसत पूछा गया है। तो चलिए यहाँ पर सभी को, एक तो है आप सभी को यहाँ पर जोड़ लेंगे, तो जो इनका टोटल आएगा वह आ जाएगा 6264, और सभी संख्याओं को हम काउंट कर लेंगे तो 1 2 3 4 5 6, कितना हो जाएंगी, 6 का डिवाइड कर देंगे तो यह जाएगा हमारे पास 1044, ठीक है। एक तो है इसका तरीका है, और दूसरा है दोस्तों, अगर आप इनमें गौर से देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ डिफरेंस सभी संख्याओं में दिखाई देगा। जैसे कि 44 से 444 है, तो यहाँ पर आपको 400 का डिफरेंस दिखाई देगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर 444 से 844 है, तो यहाँ पर भी 400, मतलब सभी संख्याओं में 400 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर दोस्तों आप इनका योग एपी के माध्यम से भी लगा सकते हैं, यानी कि समांतर श्रेणी के द्वारा इनका टोटल कर सकते हैं, जहाँ पर आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा। वह फॉर्मूला है n/2 और a + l। इससे आप इनको जो है योग कर लेंगे। मान लीजिए कि अगर
और इनसे अतिरिक्त संख्याएं हमें दी गई होती हैं, बड़ी बड़ी संख्याएं, तो उनको जोड़ने में काफ़ी समय लग जाता। अगर आप इस फॉर्मूले की मदद से इनको जोड़ लेंगे, योग करेंगे, तो काफ़ी इजी हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, एन जो है वह है बापद, बापद यानी कि कितने पद हैं टोटल इसमें, और ए है हमारा प्रथम पद, क्या होगा प्रथम पद, और जो एल, एल बराबर इसका अंतिम पद, क्या होगा अंतिम पद। ठीक है, तो चलिए हम इसकी वैल्यू रख लेते हैं। यहाँ हमारे पास n बराबर कितना है, तो n बराबर हम देखेंगे तो कितने पद हैं टोटल, 6। ठीक है, और यहाँ प्रथम पद हमें क्या मिल जाएगा, प्रथम पद 44 हो जाएगा, इसको हम 44 a बराबर 44 कर देंगे। और लास्ट पद क्या है हमारे पास, 2044 है, 2044 है। तो चलिए इसी को हम फॉर्मूले में रख देते हैं, n बराबर 6/2, और a का मान कितना है 44, प्लस लास्ट पद क्या है 2044, इसको टोटल करेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा 2088, और इसको करेंगे कैंसिल तो है 3 बार में, यहाँ पर हमें 3 मिल जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 62 64। ठीक है हमें टोटल यहाँ से मिल गया है। अब इसी टोटल को आपको औसत निकालना है, तो आपको सिंपली यहाँ पर जो संख्या दी गई हैं 6, उनसे क्रॉस डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर 1044 हमें इसका औसत मिल जाएगा। इस तरह से आप एपी श्रेणी के माध्यम से भी है योग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पी एक्स बराबर 0 का मूल √2 है तो पी एक्स का शून्य क्या है। यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में ही दोस्तों इसका आंसर है। इसमें केवल थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है। जो पी एक्स है हमारे पास, अगर इसका मूल जो दिया है, अगर इसका मूल √2 दिया है हमें, और बराबर में हमें क्या बोला है 0, तो जो दिया गया है ना वही इसके बराबर में है, यानी कि इसका √2 है, मूल है। जैसे कि मान लीजिए यदि पी के बराबर 0 है, 0 हो, तो एक वास्तविक संख्या, तो एक वास्तविक संख्या के को बहुपद का पी एक्स शून्य कहा जाता है। जैसे कि अगर यहाँ पर मान लीजिए पी एक्स बराबर 0 है, और जब x बराबर हमें दिया गया है √2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, बराबर में 0 है, तो यही बहुपद पी एक्स का, जो पी एक्स दिया गया है, इसका शून्य होगा। यहाँ पर पी एक्स का जो अभिष्ट शून्य होगा वह क्या आ जाएगा, √2। तो जो हमसे पूछा गया है वही इसका बताया गया है आंसर, वही इसका आंसर है √2। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 3/√6 का मान क्या होगा। तो चलिए 3/√6, इसका हम नीचे की संख्या जो है इसे दोनों साइड गुणा कर देंगे √6 का, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3/6 बटा, यह 2 बार है तो 1 बार 6 हो जाएगा, इसका रूट रट के इसे कैंसिल करेंगे तो है आ जाएगा 2, और इसका जो आंसर आ जाएगा वह आ जाएगा √6/2, यही इसका आंसर है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं √6/2। यदि एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 2550.25 मीटर स्क्वायर है तो इसकी भुजा क्या होगी। तो दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता होगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा इंटू भुजा, यानी कि a का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया है, वर्गाकार का क्षेत्रफल 2550.25 बराबर a स्क्वायर। ए स्क्वायर हम इस पर लाएंगे तो इस पर रूट हमें मिल जाएगा 2550.25 बराबर ए। अब जब रूट को हम सॉल्व करेंगे तो इस यह जाएगा हमारे पास 50.5, जो कि इसका भुजा होगी। ए बराबर ए की वैल्यू, जो भुजा की वैल्यू जाएगी है आ जाएगी। अब दोस्तों अगर आपको मान लीजिए यह संख्या पॉइंट में दी गई है और इसका आपको वर्ग निकालना नहीं आ रहा है, तो इसके दोस्तों आप भाग विधि के द्वारा काफ़ी इजी तरीके से वर्ग निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर आपको भाग विधि के द्वारा भी रूट निकाल के बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास संख्या क्या दी गई है, 2550.25। ठीक है, इसे हम भाग विधि द्वारा इसका वर्ग निकालेंगे।
भाग यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो पॉइंट की संख्या दी गई है इनमें आपको जो सभी संख्या दी गई इनमें आपको दो दो के जोड़े हम यहाँ पर काउंट करते हैं। जो पॉइंट की संख्या दी गई है इसके जोड़े हम यहाँ से लेते हैं, इस साइड से इस सीरीज में जाएंगे, और जो इधर की संख्या है उनके जोड़े इस सीरीज में हम बनाते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर 4 संख्या दी गई हैं, अगर 3 दी गई होती तो यहाँ पर हम 2 शुरू के ले लेते और एक जो यहाँ पर आखिरी का लेते, उसके आगे भी हम जीरो लगा देते। अगर कोई संख्या नहीं गई है तो भी उसका मतलब वही होता। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो अब हमें यहाँ पर देखना है कि 25 को हम किस संख्या से गुणा करें ताकि हमें उस गुणा में हमें 25 प्राप्त हो। तो हमें यहाँ पर देख सकते हैं 5 गुणा 5 करते हैं तो हमें 25 मिल रहा है। तो हम 5 का गुणा करते हैं, तो 5 का गुणा करने के बाद हमें यहाँ पर ऊपर 5 लिखना होगा, और 5 में 5 का गुणा करना है तो नीचे हम इसको लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हमें 25 मिल रहा है, ठीक है। हमें एक पेयर लेना है अभी। अब यहाँ पर हम दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10, ठीक है। 10 आएगा, और यहाँ पर तो हमारे पास शून्य बची, और यहाँ पर हम सेकंड पेयर्स को यहाँ पर लिखेंगे 50। अब दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपको 10 में किसका गुणा करें, 10 में किसका गुणा करें तो हमें 50 प्राप्त हो, और आपको जिसका गुणा करना है ना उसको आपको यहाँ भी लिखना होगा। यानी कि आप मान लीजिए इसमें 1 का गुणा करते हैं तो यह पूरी संख्या 101 हो रही है। यहाँ पर आपको 101 में 1 का गुणा करेंगे तो आपको 101 प्राप्त होगा, जो कि 50 से अधिक है, ठीक है। तो ऐसा आप तो दोस्तों ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर हमें भाग नहीं जा रहा है 10 का, तो हमें यहाँ पर शून्य लगा देंगे। मान लीजिए हमें 10 में जीरो का गुणा करना है, तो दोस्तों हमें 10 में यहाँ पर जीरो का गुणा करना होगा, ठीक है। तो तो दोस्तों 10 में हमें यहाँ पर जीरो का गुणा करना होगा। जीरो का गुणा कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर भी जीरो रखनी होगी, और यहाँ पर अगर हम गुणा करेंगे 10 में जीरो का तो हमारे पास क्या आएगा, जीरो ही आएगी। और यहाँ पर भी हमें वही जीरो प्लस करनी होगी, यानी कि इसमें ऐड करनी होगी। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 100, ठीक है। 100 आ गया हमारे पास। इसको अगर प्लस करेंगे, अब यहाँ पर हम इसे जोड़ेंगे तो यह 85 मिल जाएगा, ठीक है। अब हमारे सामने है पॉइंट 25, पॉइंट है तो हम पॉइंट लिख देते हैं, यहाँ पर पॉइंट को हम रख देते हैं। और 25 है तो दो जोड़े इसके मतलब ले लेते हैं 25। अब यहाँ पर हमें देखना है कि 100 में हम किसका गुणा करें या फिर प्लस करके किसका गुणा करें ताकि हमें 25 की संख्या में वह संख्या प्राप्त हो। तो यहाँ पर दोस्तों हम 5 रखते हैं, यानी कि 1005। तो नीचे भी हमें 5 रखना होगा, 5 1005 में हमें 5 का गुणा करते हैं तो हमें वह संख्या क्या प्राप्त होगी, 2550 प्राप्त होगी, ठीक है। यहाँ पर हम इसे जोड़ेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा 1010, और जो हमने 5 का इसमें मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर भी हमें 5 संख्या रखनी होगी। अब आप देख सकते हैं कि जो इसका हमने वर्ग निकाला है, रूट निकाला है, वह हमें संख्या क्या प्राप्त हो रही है, 50.5। यही है दोस्तों भाग विधि के द्वारा, किसके द्वारा, भाग विधि द्वारा वर्ग निकालना। इसके माध्यम से आप कैसी भी संख्या हो, किसी भी तरह की पॉइंट में हो, कैसी भी हो, आप भाग विधि के द्वारा आसान तरीके से, अगर आपने इसको सीख लिया तो आपको यहाँ पर देखना नहीं पड़ेगा कि 2550 है कि इसका वर्ग कितना होगा। आप इजी तरीके से इसको निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको है समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है औसत निकालिए। 54, 75, 28, 41, 17, 7, 1, 8, 8 दूनी 16, 5 1 21 और 4 25। यहाँ पर 5 2 2 1 3, 3 और 4 7, तो 2 9, 9 और 7 16 और 5 21। यहाँ पर 21 215। और टोटल संख्या कितनी है, तो टोटल संख्या यहाँ पर 5 5 चौका 20 और 5 दिया 15, आंसर हुआ 43। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 बराबर में 0 है तो 5x माइनस 2 का होल स्क्वायर निम्न के बराबर होगा। हमें यहाँ पर इसका मान बताना है कि 5x माइनस 2 स्क्वायर का मान क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। यह दिया गया है हमारे पास 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, ठीक है, और बराबर में है 0। हम इसे 5x स्क्वायर माइनस 4x और बराबर में इसे उस साइड ले जा सकते हैं, यह माइनस का 7 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम दोनों साइड जो है इधर और इस साइड, दोनों साइड हम 5 का गुणा करेंगे। दोनों साइड, दोनों तरफ 5 का गुणा करने पर तो यह हो जाएगा यहाँ पर 5 और यहाँ पर भी 5, ठीक है।
तो यह हो जाएगा 25x स्क्वायर माइनस 20x बराबर में यह माइनस का 7 पना 35 हमें मिल जाएगा। तो दोस्तों यह बन गया हमारा समीकरण 1। ठीक है, अब दोस्तों हम करते हैं इसे सॉल्व। दिया गया है 5x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 बार। ठीक है, इसका हम गुणा कर देंगे 5x माइनस टू का 5x माइनस 2। ठीक है, जब इसे गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25x स्क्वायर माइनस 5 दूनी 10x और माइनस 10x और माइनस माइनस यह प्लस का हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 25x स्क्वायर माइनस का 20x और प्लस का हो जाएगा 4। तो है किसका मान है 5x माइनस 2 का होल स्क्वायर का मान है इसका। ठीक है, अब दोस्तों यह बन गया हमारे पास समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण जो 2 बना है इसमें, तो हम समीकरण 1 का मान 2 में रख देंगे। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है 25x स्क्वायर माइनस 20x किसके बराबर है माइनस 35 के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 25x स्क्वायर माइनस 20x, इसे हम हटा के इसका क्या कर सकते हैं माइनस के 35 यहाँ पर हम रख सकते हैं इसका मान, और प्लस में हमें क्या है 4। तो यह आ जाएगा हमारे पास माइनस का 31। ठीक है, और यह किसका मान आ जाएगा 5x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यही इसका आंसर है माइनस के 31। ठीक है, यह माइनस का हमें 31 यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए, बी और सी ने एक आइसक्रीम खाने की प्रतियोगिता में भाग लिया। समान समय में ए ने 6 स्कूप, बी ने 4 स्कूप और सी ने 5 स्कूप खाए। अब आधे घंटे में ए ने 18 स्कूप खाए। आधे घंटे में उन तीनों ने एक साथ मिलकर कुल कितने स्कूप खाए। तो दोस्तों मान लेते हैं हम ए ने कितने बोला है, ए प्रश्न के अनुसार ए ने 6 और बी ने 4 और सी ने 5। इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम जो आएगा हमारे पास कितना आ जाएगा इन तीनों का 6 4 5। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो 2 से 2 3 6 2 दूनी 4 5 की 5 और इसे 3 2 5 2 5 और 5 5 दूनी 10 10 3 30 और दूनी 60। तो एलसीएम जो हमें मिलेगा वह आ जाएगा 60। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसका अगर हम 6 में 60 का भाग देंगे तो कितना आएगा 10, यहाँ पर 12 15 और यहाँ पर 12। ठीक है, आप बोल रहे हैं हमसे कि ए ने 18 स्कूप खाए। तो अभी ये कितने खा रहा है इसके हिसाब से, मतलब तीनों की कंडीशन में, तो ए खा रहा है अभी 10। ठीक है, तो इसे 18 खाए प्रश्न के अनुसार, तो इसमें हम 8 काउंट करेंगे तो है हो जाएगा ए 18 खाता है और बी 15 और सी 12। तो अब बोला गया है कि तीनों ने कितने स्कूप साथ में मिलकर खाए। तो चलिए काउंट कर लेते हैं। ए ने 18, बी ने 15 और सी ने 12। इनको जोड़ेंगे 8 5 13 15 की 5 हासिल 1 और यह 4। तो टोटल तीनों के स्कूप जो खाए गए हैं वह 45 यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, जेम्स फर्श को 24 मिनट में झाड़ और पहुँच सकता है और जेल ऐसा 12 मिनट में कर सकता है। यदि वे साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। तो चलिए मान लेते हैं जेम्स 24 मिनट में झाड़ सकता है और क्या बोला गया जिल 12 मिनट में यह कर सकता है। तो प्लस कर देते हैं प्लस, क्योंकि हमसे बोला गया यदि वे साथ मिलकर कार्य करते हैं तो यहाँ पर हमें प्लस करना होगा। अब इसका हम एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर लेंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24 एकम 24 ये पूरी तरह चला जाएगा, एक बचेगा और यहाँ पर इसको भाग देंगे तो 12 दूनी 24 और 2 का 1 में करेंगे गुणा तो आ जाएगा हमारे पास 3/24। अब इसे सॉल्व करेंगे 3 एकम 3 3 8 है 24। तो ये मिल जाएगा हमें 8 मिनट में। वे दोनों मिलकर अगर कार्य करते हैं तो उन्हें 8 मिनट का समय लगेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस चित्र में चिन्हित 10 कोणों का योगफल क्या हुआ, इनका टोटल हमें यहाँ पर बताना है। जो यहाँ पर त्रिभुज दिए गए हैं 5, यहाँ पर जो कोण दिए गए हैं इसके बाहरी ओर 10 कोण, इनका हमें टोटल निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता है जो त्रिभुज हम बनाते हैं उसका योग कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, और जो सभी इसके कोण होते हैं यानी कि जो
इसका पूरा कोण कितने का होगा, 360 डिग्री। इतना तो आप जानते ही हैं। अब हमें क्या करना है, हमसे पूछा गया है ये भारी कोणों का योग। अब हम जानते हैं कि इसके पूरा जो स्पेस होता है, चलिए मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके यहाँ पर बता देता हूँ। इसके 5 कोण हम बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि इन कोणों का योग कितना है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि ये त्रिभुज जो है वह पूरे 180 डिग्री का होता है। इसमें से हमें जो कोण अंदर के हैं इनको माइनस करना होगा। तो हमारे पास 180 में से क्या माइनस करें, तभी हम इसका टोटल कर पाएंगे। अब हम केवल इतना जानते हैं कि जो है बीच का केंद्र का कोण है वह पूरे 360 डिग्री के बराबर है, ठीक है। 360 डिग्री के बराबर है। और हमारे पास त्रिभुज कितने हैं यहाँ पर, तो त्रिभुज हमारे पास हैं 5। हम पूरे का टोटल निकाल लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 900 डिग्री, ठीक है। अब जो अंदर के त्रिभुज जो केंद्र का कोण है वह पूरा है 360 की। अब पूरा है तो इसमें कुछ भाग इनमें गया है, इसमें गया है, पाँचों में त्रिभुज में गया है। और यहाँ पर कुछ भाग ये बाहरी तरफ भी यहाँ पर है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें अंदर का भाग का ये कोण का मान निकाल के इसमें से हमें माइनस कर देना है 900 में से, पूरे में से। बस तो हमारे पास आ जाएगा इसका टोटल। तो वह हम कैसे करेंगे, तो हमारे पास कितने हैं, 5 त्रिभुज हैं। और जो खाली एरिया वाले कितने हैं, तो वह भी 5 हैं, 1 2 3 4 5। और हम जानते हैं यह पूरा कोण जो होता है वह 360 डिग्री का होता है। इसमें से आधे हैं यानी कि 5 ये खाली स्थान वाले और 5 ये भरे त्रिभुज, जो भरे वाली लाइन वाले यह दिए गए हैं। तो 360 किसके बराबर है, यह 360 10 के बराबर है। अब हमें 5 यानी कि बाहरी बगल के जो एरिया है इसका माइनस करना है, मतलब हटाना है इसको। तो ये 5 किसके बराबर हो जाएगा, तो 180 के बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। यानी कि दोस्तों जो बाहरी एरिया है उसके कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180। और जो अंदर के कोण हैं उनका भी 180, क्योंकि 5 हैं, दोनों समान हैं। तो यहाँ पर हम दोस्तों 900 में से 180 को अगर माइनस कर देंगे तो हमारे पास 720 डिग्री यहाँ पर टोटल मिल जाएगा। इन सभी कोणों का मान पूरा कितना है, 900, पाँचों का 180 इंटू 5 कितना, 180 इंटू 5, तो टोटल कितना हो रहा है 900। यहाँ पर जो हमें अंदर के कोणों का माइनस करना है तभी हम इनका टोटल लगा पाएंगे। तो अंदर के कोण जो पूरा केंद्र का होता है वह 360 डिग्री कितने के बराबर है, 10 कोणों के 10 कोण दिए गए हैं। इनमें से हमें 5 कोणों का माइनस करना है, तो 5 कोणों का निकाल लेते हैं, 180 बच रहा है। तो उसी 180 को हम यहाँ से माइनस कर देते हैं, तो वह हमारे पास बचता है 720 डिग्री। 720 डिग्री आप कुछ भी मान सकते, 720 यहाँ पर हमें मिल रहा है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7492 को 11 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या होता है, तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं। 7492 अपॉन 11, तो 11 को हम 6 बार में कर देंगे, 11 छक्के 66, 66 प्लस 4 और प्लस 4 8, यहाँ पर हमें बचा। और यह 9 ले लेंगे। तो अब 11 को 11 इससे कर देंगे, यह चला जाएगा 8 बार में, 11 8 88, इसमें से एक बच जाएगा। और यहाँ पर यह 2 आ जाए, यहाँ पर यह 2 आ जाएगा। अब 2 यहाँ पर आ जाएगा तो है चला जाएगा एक बार में, 11 एकम 11, ठीक है। 12 में से 11 जाएगा तो हमारे पास बचेगा एक, यही इसका आंसर दिया गया है। दो मित्रों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:4 है और 4 वर्ष पूर्व अनुपात 1:7 था। 10 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो चलिए दो मित्र यानी कि हम मान लेते हैं एक मित्र का नाम है ए और दूसरे मित्र का जो नाम है वह बी है, ठीक है। इनका अनुपात क्या बताया गया है, वर्तमान अनुपात, वर्तमान यानी कि प्रेजेंट में इनका रेशियो क्या दिया गया है, 1x और 4x, ठीक है। इसे 1x और 4x मान लेते हैं। अब बोला गया है 4 वर्ष पूर्व अनुपात 1:7 था। तो चलिए 4 वर्ष पूर्व कर देते हैं इसे। 4 वर्ष पूर्व इनका रेशियो क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 4 और यह हो जाएगा 4x माइनस 4। 4 वर्ष अनुपात कितना दिया गया है 4 वर्ष पूर्व, 1/7, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो 7 यहाँ पर आ जाएगा, 7x माइनस 28 बराबर यहाँ पर 4x माइनस 4, ठीक है। यह आ जाएगा 3x बराबर में आ जाएगा 28 तरफ जाएगा, प्लस को हो जाएगा तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 24। और x को हम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 × 24, x बराबर 8 हमें मिल जाएगा। अब पूछा गया है 10 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात, ठीक है। वर्तमान में कितनी है, ये 10 वर्षों के बाद कितनी होगी,
तो चलिए हम इसमें 10 10 जोड़ देते हैं। उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, तो ए की कितनी दी गई है, एक्स प्लस 10 वर्ष बाद, और बी की कितनी है वर्तमान में 10। तो यहाँ एक्स का मान रख देते हैं, इसे 8 प्लस 10 करेंगे तो यह जाएगा 18, और यहाँ पर 8 चौको 32 और प्लस 10 करेंगे तो यह जाएगा 42। ठीक है, 32 और 42। अब इसे हम कैंसिल कर देते हैं, अगर कैंसिल है तो यहाँ पर 6 तिया 18 और 6 सत्ते 42 है, कैंसिल हो जाएंगे। तो जो रेशियो आ जाएगा इन दोनों का, रेशियो का अनुपात वह जाएगा 3:7। ये इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कार्यक्रम के लिए 40 संगीतकारों को आमंत्रित किया गया, यानी कि इनवाइट किया गया, और केवल 10/7 उपस्थित थे। उन संगीतकारों की संख्या कितनी है जो कार्यक्रम में अनुपस्थित थे। ठीक है, टोटल कितने संगीतकार थे, 40 को बुलाया गया था, और उसमें से कितने उपस्थित थे, इसका 40 का 10/7 उपस्थित थे। अब हमें बताना है अनुपस्थितों की संख्या। तो हम उपस्थित वाले जो संगीतकार थे उनको निकाल लेते हैं, तो वह जाएगा हमारे पास 28 क्या थे, प्रेजेंट। और अगर 40 में से 28 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12। तो 12 क्या थे, एब्सेंट। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक संख्या के वर्ग और उसके वर्गमूल का योगफल 6 के वर्ग के आधे के बराबर है तो संख्या क्या होगी। दोस्तों इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से पढ़ लें, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बोला गया है। ठीक है, माना कि संख्या, एक संख्या के वर्ग, माना हम संख्या मान लेते हैं, माना कि वह संख्या, माना कि संख्या बराबर x है। तो संख्या के वर्ग, तो चलिए संख्या का हम वर्ग कर देते हैं, और उसके वर्गमूल का योगफल, तो चलिए योगफल कर देते हैं वर्गमूल। ठीक है, √x किसके बराबर है, 6 के वर्ग के आधे के बराबर है। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x² प्लस है अंडर रूट में ही आएगा, और इसे सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा 36/2। इस तरह से हमें मिल जाएगा यहाँ पर x² प्लस √x बराबर 18। ठीक है, अब आपको इन ऑप्शनों पर नज़र मारनी है कि आपको इन ऑप्शनों को यहाँ पर x में की जगह पुट करना है, और देखना है कि किसका अगर हम वैल्यू रखें तो भाई हमें 18 मिले। यहाँ पर दोस्तों अगर हम 4 को रखते हैं तो 4 का स्क्वायर करते हैं तो कितना मिलता है हमें, 16। और अगर हम 4 को अंडर रूट में लेते हैं, यानी कि 4 अंडर रूट करते हैं, तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 बराबर में कितना मिल जाएगा हमें, 18। ये इसका आंसर है 4। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4, यानी कि भाई संख्या है 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 √63 प्लस 5 √7 माइनस 9 √28। तो यहाँ पर प्लस माइनस को हमें यहाँ पर सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 4 √63 को हम तोड़ेंगे तो किस तरह से तोड़ सकते हैं, यानी कि इसका एलसीएम लेंगे तो हमें क्या संख्या मिलेगी, हमें मिल जाएगी 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 7 21 और 7, यानी कि हमें मिल रहा है 3 × 3 × 7। इस तरह से हम 63 को लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस 5 √7, अब 7 को तो हम तोड़ नहीं सकते। ठीक है, माइनस 9 √28, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इसे 28 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 2 × 2 दूनी 4 और गुणा 7 28। ठीक है, अब यहाँ पर हम यह 3 3 2 बार हैं और 2 2 2 बार हैं, तो यह बाहर आ जाएंगे। 4 × 3 √7 प्लस 5 √7 माइनस 9 × 2 √7, 12 यहाँ पर √7 प्लस 5 √7 माइनस 18 √7। अब दोनों को यहाँ पर हम जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 17 √7 और यहाँ पर 18 √7। यहाँ पर हम इसे घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा केवल √7 माइनस में, यही इसका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संख्या का कोई गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनमें से वह कौन सी संख्या है जिसका यहाँ पर गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। गुणात्मक प्रतिलोम को आप समझिए क्या है तो है गुणात्मक प्रतिलोम एक तरह का मतलब व्युत्क्रम, संख्या का व्युत्क्रम आप समझते हैं, किसी संख्या को उल्टा करके लिखना। तो यहाँ पर गुणा करके उसे उल्टा मतलब इन्वर्स में यहाँ पर दर्शाना वह प्रतिलोम होता है। तो गुणात्मक प्रतिलोम
करने के लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जैसे कि ये 2 दिया गया है, 2 संख्या है, इसका अगर हम गुणात्मक प्रतिलोम करें तो इसका क्या होगा, 1/2 गुणात्मक यानी कि मल्टीपल, और प्रतिलोम यानी कि अपोजिट। ठीक है, यह संख्या इस संख्या से कट जाएगी और हमें मिल जाएगा 1। तो यह संख्या गुणात्मक प्रतिलोम है। ठीक है, अब दूसरी संख्या को देखते हैं, -1। इसका गुणात्मक प्रतिलोम करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1/-1। यह संख्या इस संख्या से कट जाएगी और हमें मिल जाएगा यहाँ पर 1। तो यह भी संख्या गुणात्मक प्रतिलोम में है। अब 1 को देखते हैं इसी तरह से, तो यहाँ पर भी दोस्तों उसी प्रकार हमें यहाँ पर 1 मिलेगा। अब अगर हम 0 को देखें, 0 का गुणात्मक प्रतिलोम करें तो यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते 1/0 को, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 0 को ही मिलेगी। तो गुणात्मक प्रतिलोम इसका है क्या, नहीं है। तो यही इसका आंसर है, 0 जो है इसका गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या है जो गुणात्मक प्रतिलोम इसका नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 11/111 को अनंत दशमलव के रूप में दर्शाया जाए तो दशमलव बिंदु के बाद उसका 2000वां अंक क्या होगा। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। 11/111, इसको दोस्तों हम भाग नहीं जाएगी, यहाँ पर 0 ठीक है, फिर भाग नहीं जाएगी यहाँ पर 0। अब इसको हम क्या क्या हो जाएगा, है 110 की जगह यह हो जाएगा 1100। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यह चला जाएगा 110 पूरा चला जाएगा 9 टाइम। इसी तरह से अगर आप इसका सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 099 मतलब इसी तरह से यह संख्या अनंत तक चलती रहेगी, मतलब यह बंद नहीं होनी है। अगर हम इसे सॉल्व करने बैठे तो इसी तरह से हमें यह सीरीज मिलेगी। तो यहाँ पर सीरीज जो बनेगी वह यहाँ पर आप देख सकते हैं 3-3 की संख्या में शब्द यहाँ संख्या रिपीट हो रही है ना। तो अब हमसे पूछा गया है कि 2000वां स्थान। तो चलिए 2000वां स्थान में अगर हम ये 3-3 संख्या को लेते हैं यानी कि 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 666, यानी कि 666 इंटू 3 कितना आ जाएगा 1998 संख्या हमें यहाँ पर मिल जाएगी अगर 3 में इसका डिवाइड करते हैं, किसमें 2000 में। अब हम इसमें +2 करेंगे तो बन जाएगा यहाँ पर 2000। ठीक है, 2000वां अंक। तो यहाँ पर तो 1998 तक तो हमें क्या मिल रहा है, पूरी मतलब सीरीज कंप्लीट करके हम नेक्स्ट सीरीज जो हमें मिलेगी वह मिलेगी 1999 से। 1999 के बाद दूसरा अंक क्या होगा, यानी कि इसे 2000 करने में दूसरा अंक होगा 9। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वह आ जाएगा 9। ठीक है, प्रत्येक ने 400 अंकों की परीक्षाएं दी। बीमा और जया ने जो परीक्षाएं दी हैं वह 4 परीक्षाएं दी हैं। बामा को चारों परीक्षाओं में 78 का औसत प्राप्त हुआ और यहाँ पर जया को प्रथम परीक्षा में 10 अंक अधिक मिले, द्वितीय परीक्षा में उससे 10 अंक कम मिले एवं तृतीय और चौथी परीक्षा दोनों में उसे 20 अंक अधिक प्राप्त हुए। इन चारों परीक्षाओं में जया की औसत और बामा की औसत में कितना अंतर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो बामा है और यहाँ पर जो जया है, ठीक है, दोनों को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब इन्होंने परीक्षाएं दी हैं यानी कि पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 एग्ज़ाम दिए हैं। हर एग्ज़ाम कितने नंबर का है, 100 नंबर का है। ठीक है, 100 नंबर का हर एग्ज़ाम है। अब बोला गया दोस्तों यहाँ पर जया को प्रथम परीक्षा में बामा से 10 अंक अधिक मिले, यानी कि बामा को मान लीजिए 80 अंक मिलते हैं तो जया जो है उसको 10 अंक उससे ज़्यादा मिलते हैं, यानी कि उसे 90 अंक मिलते हैं। तो मान यहाँ पर हम 10 प्लस कर देते हैं और दूसरी परीक्षा में उसे 10 अंक कम मिलते हैं। ठीक है, और तीसरी परीक्षा और चौथी परीक्षा में उसे 20 अंक अधिक मिलते हैं, 20 अंक। अब इनका हम टोटल निकालेंगे, अगर जया को बामा से कितने ज़्यादा अंक मिले तो इसका टोटल करेंगे 10 + 10 माइनस बराबर हो जाएगा, यह आ जाएगा 20। तो अब यहाँ पर दोस्तों बामा को परीक्षा में जो औसत प्राप्त हुआ है चारों परीक्षा में वह हुआ है 78। ठीक है, सेम उसी तरह से यहाँ पर जया को कितने अंक अधिक हैं, 40 हैं। तो यानी कितनी परीक्षाओं में है, 4 परीक्षाओं में। तो इसके जो औसत निकालेंगे हम तो 10 इसका औसत 4 परीक्षाओं का 10 औसत अधिक हो जाएगा किससे, बामा से। यानी कि अगर बामा को 78 है तो जया को कितना हो जाएगा, जया का हो जाएगा 88, क्योंकि उसे सभी परीक्षाओं में यहाँ पर ज़्यादा अंक मिले हैं किससे, बामा से। अगर हम इसका अंतर देखें 88 - 78
तो आंसर आ जाएगा 10 नंबर का। ठीक है, औसत का अंतर 10 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 वर्ष पहले माता और पुत्री की आयु का संबंधित अनुपात 7:3 था। 6 वर्ष पश्चात अनुपात 16:10 होगा। उनकी आयु का वर्तमान अनुपात क्या हुआ? तो देख लेते हैं इसे। माता और पुत्री मान लेते हैं दोनों को एक्स 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 एक्स। ठीक है, अब बोला गया है कि 5 वर्ष पहले, यानी कि 5 वर्ष पहले क्या रेशियो था? रेशियो था 7:3। 7:3 यानी कि 7x और 3x। ठीक है, अब बोल रहे हैं 6 वर्ष पश्चात अनुपात उनका जो होगा वह होगा 16:10 अनुपात होगा। कितने वर्ष पश्चात? 6 वर्ष पश्चात। यहाँ पर दोस्तों अब इसे अगर हम वर्तमान का अनुपात देखें तो क्या बनेगा? यह तो 5 वर्ष पहले का अनुपात है 7x। ठीक है, अब वर्तमान में लाने के लिए इनमें प्लस करना होगा हमें, तभी तो ये वर्तमान में आएगा। तो यह वर्तमान का इशू क्या हो जाएगा इनका 7x + 5, और इसका पुत्री का हो जाएगा 3x + 5। यह हो गया इसका प्रेजेंट का। अब बोल रहे हैं कि 6 वर्ष पश्चात, यानी कि 6 वर्ष के बाद +6। तो यहाँ पर हम चलिए 6 वर्ष के बाद रेशू देख लेते हैं। 7x, 5 में 6 जोड़ेंगे तो यह जाएगा 11, और 3x, 5 में 6 जोड़ेंगे तो यह जाएगा 11। रेशू क्या बोल रहे हैं? यह हो जाएगा 16/10। मैं यहाँ पर इसे थोड़ा दूर करके लिख देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आए। 3x + 11। अब बोला गया है रेशू क्या हो जाएगा 6 वर्ष बाद? 16/10। तो चलिए 16/10 कर देते हैं। 16/10 बराबर में अब है 10 हम इस तरफ ले जाएंगे तो यह जाएगा 70x, और 11 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जाएगा 110, और इसे सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा 48x, और इसका 11 में गुणा करेंगे तो यह जाएगा हमारे पास 176। x को माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 22x। 110 उस तरफ चले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, और हमारे पास आ जाएगा 66, यानी कि 66। ठीक है, अब यहाँ पर 22x बराबर कितना हो रहा है? 66। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब पूछ रहे हैं हमसे उनकी आयु का वर्तमान अनुपात। वर्तमान क्या है? वर्तमान आप देख सकते हैं, वर्तमान यह है अनुपात। तो चलिए इसमें x की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। 7x यानी कि 7 × 3 + 5, और इसकी 3x यानी कि 3 × 3 + 5। 21 और 5 26। ठीक है, 3 3 का 9, 5 14। ठीक है, इसको हम अगर कैंसिल करेंगे तो 2 7 14, 2 1 2, 2 3 6। जो रेशू आ जाएगा प्रेजेंट टाइम का वह आ जाएगा 13:, 2 7 14 7 है। तो जो रेशू आ जाएगा वह आ जाएगा 13:7। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर हुए हैं पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट, जो कि 11 दिसंबर शिफ्ट फर्स्ट के 2017 के एग्जाम में मैथ्स सब्जेक्ट से पूछे गए थे। आई होप कि आपको अच्छे से सभी क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। और दोस्तों अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट है या किसी तरह से क्लियर नहीं हुआ हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और साथ ही अगर आपने दोस्तों जो 2017 में और सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कि हिंदी, जीके, कंप्यूटर और पंचायती राज, तो उन सभी की वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर बना के अपलोड की हुई हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वह वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं जो सीरीज़ चालू की है वह पूरी यहाँ पर 39 जो पेपर हैं मैथ के, उनकी हम यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे पूरे। तो है 5वीं मेरा वीडियो है, 5वीं है वीडियो है 5वां पेपर की। तो आप देख मिलते हैं अगले नेक्स्ट पेपर के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें।